हेलो माय फिजियोथेरेपी कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता चला रिसेंटली कि आपका एग्ज़ाम है और ये जो टॉपिक है पीएनएफ, ये आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा-सा आपको हेल्प कर दूँ, जल्दी से ये वीडियो एक बना दूँ सो दैट आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाए। तो पीएनएफ की फुल फॉर्म है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव का अपने आप में मतलब क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन मतलब सेंस कि हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। जैसे कि आंख बंद करके आपने अपना हाथ कंधे के ऊपर रखा, तो आपको पता होगा आंख बंद करके भी कि मेरा हाथ मेरे कंधे के ऊपर है। तो ये है प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ जॉइंट कि जॉइंट मूव कहाँ कर रहा है, सेंस जॉइंट है कहाँ पर। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर नर्व्स एंड मसल्स, फैसिलिटेशन मतलब मूव करवाना, इनिशिएट करवाना। ठीक है, आगे समझेंगे हम इसको अच्छे से। आज फिलहाल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। इंट्रोडक्शन है बेसिक, न्यूरो न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस है पीएनएफ का, फैसिलिटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं पीएनएफ के, फिर अपर लिम्ब की आर्म मूवमेंट्स जो है एंड लोअर लिम्ब की जो मूवमेंट्स हैं, और इन सबको याद कैसे रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम देते हुए कि याद नहीं रहता तो याद कैसे रख सकते हैं, इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी। सो द एबिलिटी ऑफ नोइंग एंड सेंसिंग जॉइंट पोजीशन एंड इट्स मूवमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब ही यही है कि पता होना और सेंस कर पाना कि हमारा जॉइंट कहाँ पर है एग्जैक्टली, आंखें बंद करके, एंड कैसे मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी आंखें बंद करवाकर आपसे आपका हाथ उठवाऊं, शोल्डर फ्लेक्शन करवाऊं, तो आपको समझ आ जाएगा आंख बंद करके भी कि मैं अपना हाथ ऊपर लेकर जा रहा हूँ। सो दैट इज अप्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है। पीएनएफ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी। ये तो बेसिक है ना, कि फंक्शनल एनाटॉमी और न्यूरोफिजियोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे पीएनएफ काम कर सकता है। इसके अंदर यूज क्या क्या होता है? पहला तो प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, क्यूटेनियस एंड ऑडिटरी इनपुट्स। हम इसके अंदर तीन चीजें यूज कर रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, क्यूटेनियस एंड ऑडिटरी इनपुट्स। क्या करने के लिए? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। पेशेंट की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो पीएनएफ है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नॉर्मल जो हमारी मूवमेंट का पैटर्न है उसको फॉलो करे, हमारी बॉडी के नॉर्मल मूवमेंट्स भी करवाए। ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है पीएनएफ का, ये समझ लेते हैं। तो ये जो है, ये सर चार्ल्स शेरिंगटन ने लॉ दिया था हमें रेसिप्रोकल इनर्वेशन का। ठीक है, इट इज अ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट, इनर्वेशन मतलब नर्व्स को इनर्वेट करना, ठीक है, एक्टिव करना। तो शेरिंगटन का लॉ कहता क्या है? आफ्टर एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्केलेटल मसल, a reflex relaxation occurs. The stronger is the contraction, the greater is the subsequent relaxation. This is called autogenic inhibition. सिंपल भाषा में कि जो स्केलेटल मसल है अगर उसको एक्टिवली हम मूव करवाएं तो एक रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको रिलैक्स करेगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, रिलैक्सेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ऐसे ही जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो जो दूसरी एंटागोनिस्ट मसल है उसको इनहिबिट भी कर रही है।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। जब मसल, देखो पहला ऑटोजेनिक इनहिबिशन, कि मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेगी एक्टिवली, उसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन, सीधी बात, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एगोनिस्ट वाली, मतलब जो मसल काम कर रही है उसके ऑपोजिट वाली मसल जो है, मतलब एंटागोनिस्ट मसल, वो इनहिबिट होगी। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन, कि जो चीज काम कर रही है उसके ऑपोजिट वाली को इनहिबिट कर देना, रोक देना। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, फैसिलिटेशन का मतलब क्या है? जब एक इम्पल्स जनरेट होगी, उस, आ, उस वो रिक्रूट करेगी और डिस्चार्ज करेगी एक्शन पोटेंशियल मोटर यूनिट्स में स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी में जब भी इम्पल्स जनरेट होती है तो वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, राइट? तो फैसिलिटेशन में वही है कि जब एक इम्पल्स जनरेट हुई, वो डिस्चार्ज करेगी एक्शन पोटेंशियल को मोटर यूनिट्स में। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, जिसकी वजह से मसल्स में एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब कॉन्ट्रैक्शन रुक भी गया, इस मेथड की वजह से जो सबसे वीक मसल है हमारी, हम उसको भी फैसिलिटेट कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली हम उसमें करवा रहे हैं, उन लोगों में करवा रहे हैं जिनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है। तो जब एक इम्पल्स जनरेट होगी, उसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल डिस्चार्ज हो जाएगा हमारे मोटर यूनिट्स में। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से, जिसकी वजह से मसल्स में एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन रुकने के बावजूद भी जो हमारी वीकेस्ट मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। 8 प्रिंसिपल्स हैं इसके। ठीक है, आप इसको पैटर्न भी बोल सकते हो, टेक्निक भी बोल सकते हो, बट हम लोग मोस्टली इसको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पीएनएफ बोलते हैं। ठीक है, इसका निमोनिक भी दिया है मैंने, उस पर बाद में आते हैं। तो 8 हैं। पहला है पैटर्न ऑफ फैसिलिटेशन, दूसरा है मैनुअल कॉन्टैक्ट, तीसरा है स्ट्रेच स्टिमुलस एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्स, फोर्थ इज ट्रैक्शन एंड अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ इज वर्बल कमांड्स, सिक्स्थ इज नॉर्मल टाइमिंग, सेवेंथ इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, एट्थ इज इरेडिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देखो ये तो फिक्स्ड है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं जो मैं आगे समझाती हूँ। नामों में कुछ समझना नहीं है, इनमें हो क्या क्या रहा है वो समझना है, वो मैं समझाती हूँ। इसका निमोनिक इजीली याद करने के लिए, कि देखो स्ट्रेच हो रहा है ना, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम, पीएनएफ की स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, मूवमेंट होती है, तो बड़ा इजी वे है इसको याद करने का। पीपल मस्ट स्ट्रेच टू विक्ट्री, नॉट मेकिंग इंजरीज। ठीक है, पीपल मस्ट स्ट्रेच टू विक्ट्री, नॉट मेकिंग इंजरीज। ठीक है, PMSTVNMI, बस ऐसे याद करना है। इन सब के पहले अक्षर PMSTVNM एंड आई। ठीक है, पीपल मस्ट स्ट्रेच टू विक्ट्री, नॉट मेकिंग इंजरीज। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी इजी फॉर यू। अब हम बात कर रहे हैं इन पीएनएफ टेक्निक्स की या पीएनएफ के पैटर्न्स की। सबसे पहला था हमारा पैटर्न्स ऑफ फैसिलिटेशन, जो पी है। पीएनएफ मूवमेंट्स फॉलो डायगोनल पैटर्न। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि पीएनएफ की मूवमेंट में डायगोनली हम लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरल है, फंक्शनल है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स क्या है? हमारी फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन हो गई, एबडक्शन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स हैं। लेकिन
जो हम डायगोनल पैटर्न में मूवमेंट करते हैं वो ज़्यादा नेचुरल भी है और ज़्यादा फंक्शनल भी है। सिंपल। ठीक है। सेकंड है मैनुअल कांटेक्ट। तो थेरेपिस्ट जो है वो हैंड्स प्लेस करता है स्पेसिफिक मसल्स पे, ठीक है, मूवमेंट को गाइड करने के लिए। क्यों रखता है? मूवमेंट को गाइड करने के लिए एंड टू प्रोवाइड द फीडबैक टू पेशेंट बाय हेल्पिंग द पेशेंट फील द करेक्ट मूवमेंट। ठीक है। तो मैनुअल कांटेक्ट मतलब हम लोग थेरेपिस्ट हाथ से स्पेसिफिकली पेशेंट को टच करते हैं, पकड़ के मूवमेंट करवाते हैं। तो मैनुअल कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हम लोग गाइड कर पाए मूवमेंट को और फीडबैक प्रोवाइड कर पाए पेशेंट को कि वो ठीक से कर रहा है या नहीं। थर्ड है स्ट्रेच स्टिमुलस एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब हम मूवमेंट से पहले अगर थोड़ा सा स्ट्रेच दे दें तो उससे हमारी मसल एक तो एक्टिवेट होगी अच्छे से और दूसरा इम्प्रूव करेगी कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को। मूवमेंट से पहले बिफोर द मूवमेंट थोड़ा सा एक क्विक स्ट्रेच दे देंगे तो हमारी मसल एक्टिवेट भी होगी और कंट्रैक्शन जो है उसका वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट इज ट्रैक्शन एंड अप्रोक्सीमेशन। ट्रैक्शन का मतलब क्या है? दूर खींचना। ठीक है। तो इसका काम क्या है? हमें मोबिलिटी के साथ हेल्प करना। मतलब ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा दूर खींचेंगे तो बेटर मोबिलिटी मिलेगी। अप्रोक्सीमेशन का काम क्या है? पास में लाना। ठीक है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रैक्शन दूर लेके जाना जिसका काम है मोबिलिटी को बढ़ाना। अप्रोक्सीमेशन मतलब पास में लाना जिसका काम है स्टेबिलिटी बढ़ाना। नेक्स्ट इज वर्बल कमांड्स। थेरेपिस्ट को क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है जैसे कि पुश या होल्ड। ठीक है, जिससे कि पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन है और रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव हो। आप पेशेंट को एक साथ 4 कमांड दोगे तो वो नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन आप पेशेंट को एक टाइम पे 1 या 2 कमांड दोगे जैसे कि हाथ उठाओ तो वो बस हाथ उठा पाएगा। आप उसको अगर 4 कमांड दे दोगे, हाथ को उठाओ, यहाँ से राइट लेकर जाओ और राइट से ऐसा करो, तो पेशेंट फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल वर्बल कमांड नहीं दी तो भी पेशेंट फॉलो नहीं कर पाएगा। तो वर्बल कमांड देना बहुत ज़रूरी है लेकिन इट शुड बी वेरी क्लियर एंड सिंपल। नॉर्मल टाइमिंग मूवमेंट जो है उसको फॉलो करना चाहिए एक प्रॉपर सीक्वेंस जैसे कि प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। ठीक है। क्यों? फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट मोशन। ऐसा नहीं कि आपने रैंडम उसको बोल दिया अच्छा अब हाथ आप चेस्ट के पास लेके जाओगे, अब हाथ आप अपने नी के पास लेके जाओगे। नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस विच यू शुड फॉलो। जैसे प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ही करते हैं हम लोग सारी मूवमेंट्स और फिक्स्ड रहती हैं मूवमेंट्स। मतलब एक मूवमेंट को हम रिपीटेडली करते हैं, एक बार नहीं करते। तो जितना टाइम उसको एक बार करने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको 10 बार भी करने में लगना चाहिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस, हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई करेंगे जो पेशेंट हैंडल कर पाए ऑफ कोर्स विदाउट लूजिंग फॉर्म, हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द मसल्स। अब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो झेल सकता है। तो पेशेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्ट हो सकता है आपके लिए तो वो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस हो, लेकिन पेशेंट के हिसाब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो। तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली असेस करके हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लगाना है जिससे उसकी फॉर्म ना खराब हो। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कई बार मूवमेंट खराब हो जाती है, वो नहीं करना। लेकिन इतना होना चाहिए कि उसको थोड़ा सा पुश करना पड़े, पुश फील हो जिससे कि मसल जो है वो स्ट्रेंथन होगी। Irradiation and reinforcement. Stronger muscles can help activate weaker ones when effort is increased, improving overall movement. जो स्ट्रॉन्ग मसल है
वो हमारी वीक मसल्स को एक्टिवेट कर सकती है, हेल्प करा सकती है उसको एक्टिवेट करने में, जब हमारा एफर्ट जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगी। स्ट्रॉन्ग मसल को अगर हम थोड़ा और एफर्ट करवा देंगे तो वो हेल्प कर सकती है हमें एक्टिवेट करने के लिए जो वीकर मसल है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल मूवमेंट जो है वो बेटर हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट करनी पड़ती है बेसिकली हमें। स्ट्रॉन्गर मसल्स वीकर मसल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करें, कैसे? एफर्ट बढ़ाकर, जिसकी वजह से ओवरऑल मूवमेंट्स बेटर हो जाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपर लिम्ब। ये थे प्रिंसिपल जो खत्म हो गए हैं और इतने मुश्किल नहीं है अगर आप मतलब समझ के कर लोगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ मैम इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है और ये हमें दोबारा समझना है। अ, कोई और भी टॉपिक है जो लग रहा है आपको कि नहीं वो क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई शैल अपलोड अ वीडियो ऑन दैट सून। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अपर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या होता है? आर्म की मूवमेंट्स। ये एक पूरा टेबल है कि आप लोगों को समझने में इजी हो, ठीक है। ये टेबल अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू पीएनएफ, अगर आपको अपर लिम्ब की पीएनएफ पूछी है, आप ये टेबल ज़रूर बना के आइए। आप इसको रट लीजिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझना तो है ही बेसिकली, लेकिन ये आप रट लो, ठीक है। ये क्योंकि चेंज नहीं होता। सो हाँ, तो ये है जॉइंट वाइज अपर लिम्ब का। स्कैपुला, शोल्डर, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, फिंगर्स। ऑब्वियस सी बात है एक मूवमेंट होगी, सारी चीज़ें मूव होंगी, ठीक है। स्कैपुला भी, शोल्डर भी, एल्बो भी, फोर आर्म भी, रिस्ट, ठीक है। अब D1 और D2। अच्छा, पहले तो हम बेसिक समझ लेते हैं। दो पोजीशंस होती हैं इसमें, D1 एंड D2। पीएनएफ में ओवरऑल सिर्फ दो ही पोजीशंस हैं, D1 एंड D2। D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन, D2 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन। बस यही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई नो ये टेबल देख के आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। नहीं है मुश्किल, अभी आगे मैं समझाने वाली हूँ। ये टेबल बस आप लोगों के समझने के लिए, कि आप लोगों को एक जगह पे सारा एक साथ लिखा हुआ मिल जाए, उसके लिए है, सो दैट एग्जाम में आए तो आप इजीली बना पाए, ठीक है। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई एम क्विकली मूविंग टू D1 फ्लेक्शन, ठीक है। हम पहले बात करने वाले हैं D1 फ्लेक्शन। अब इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आप गाड़ी में बैठे, आपने सीट बेल्ट लेनी है, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड से तो लेते हो सीट बेल्ट। समझो आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो, ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो आप राइट हैंड से लेफ्ट साइड से सीट बेल्ट पकड़ के और लगाते हो ऑपोजिट साइड से, है ना। एग्जैक्ट सेम मूवमेंट करनी है हमने पेशेंट की भी, ठीक है। सीट बेल्ट लेके आए और नीचे लगाई। अब स्कैपुला की क्या मूवमेंट रहेगी इसमें? एलिवेशन, एबडक्शन, अपवर्ड रोटेशन। स्कैप ऐसे देखो, बोन वाइज, ये जॉइंट वाइज आपने पोजीशंस लर्न करनी है, तभी आप वो टेबल में लिख पाओगे। उस टेबल में यही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी एक साथ लिखी गई हैं। यहाँ पे आपको मैं एक एक मूवमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। D1 फ्लेक्शन है, इमेजिन करना है कि आप जैसे एक सीट बेल्ट ग्रैब कर रहे हैं और ऑपोजिट साइड से और लगा रहे हैं, तो ऐसा हाथ जाएगा। स्कैपुला कहाँ रहेगा? एलिवेशन में, एबडक्शन एंड अपवर्ड रोटेशन में। शोल्डर फ्लेक्शन, एडिडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन में रहेगा। एल्बो फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन में रहेगी। फोरआर्म सुपिनेशन में रहेगा। रिस्ट फ्लेक्शन एंड रेडियल डेविएशन। फिंगर्स फ्लेक्शन में रहेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आप अपने मुंह में खाना डालते हैं, फोक से आप जैसे खाना खाओ, वैसे हाथ ऊपर रहता है ना,
फिंगर्स देखो फ्लेक्स्ड है, मतलब जैसे मुट्ठी बनी रहती है। जब आप ऐसे फोक पकड़ के खाना खाते हो मुंह में, तो उंगलियां बंद रहती हैं। रिस्ट भी फ्लेक्शन में रहती है। रेडियल डेविएशन, फोर आर्म जो है वो सुपिनेटेड रहती है। एल्बो फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन में रहेगी। अब जैसे कि फोक है, फोक से खाना खा रहे हो तो फ्लेक्शन में रहेगी ऑफ कोर्स। सीट बेल्ट खींच रहे हो तो भी फ्लेक्शन में है। शोल्डर जो है वो फ्लेक्स्ड रहेगा, एडक्टेड रहेगा एंड एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा। ठीक है। स्कैपुला जो है वो एलिवेशन में है, अबडक्शन में है एंड अपवर्ड रोटेशन में है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जैसे हम सीट बेल्ट ग्रैब करते हैं, आप ऐसी पोजीशन करोगे, उस पोजीशन को होल्ड करना एंड इमेजिन अपने आप करते रहना, शोल्डर मेरा फ्लेक्स्ड है, अडक्शन में है, एक्सटर्नली रोटेटेड है। इस तरीके से मूवमेंट्स याद करना बहुत ईजी हो जाए। D1 एक्सटेंशन पे आ जाते हैं हम। अब हम पहले थे D1 फ्लेक्शन पे, जहाँ पे हमने सीट बेल्ट खींची थी लगाने के लिए। अब D1 एक्सटेंशन में हम क्या कर रहे हैं, सीट बेल्ट को नीचे उसके हुक में लगा रहे हैं। ठीक है। फास्टनिंग द सीट बेल्ट डाउन एंड अवे। स्कैपुला का मूवमेंट, डिप्रेशन, अडक्शन एंड डाउनवर्ड रोटेशन। शोल्डर हमारा एक्सटेंशन में रहेगा, अबडक्शन में रहेगा, इंटरनली रोटेटेड रहेगा। अब आप नोटिस करो D1 एक्सटेंशन में उल्टा था, फ्लेक्शन, एडिडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो आप सिर्फ अगर फ्लेक्शन याद कर लो और उसका ऑपोजिट एक्सटेंशन में लिख दो, दैट इज ऑल्सो। फोर आर्म हमारा प्रोनेशन में है, हमारी रिस्ट एक्सटेंडेड है, अल्नर डेविएटेड है एंड फिंगर्स एक्सटेंशन में। सब कुछ उल्टा। फ्लेक्शन में फिंगर्स फ्लेक्स थी, रिस्ट भी फ्लेक्स थी, रेडियल डेविएशन था, फोर आर्म सुपिनेटेड था। इसमें सब कुछ उल्टा है, फोर आर्म प्रोनेटेड है, रिस्ट एक्सटेंशन में है, अल्नर डेविएशन है, फिंगर्स जो है वो एक्सटेंशन में है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम एक गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, ऐसे बाहर को खोलते हैं ना, हाथ नीचे लेके जाते हैं, तो वैसा मूवमेंट। D1 फ्लेक्शन एंड D1 एक्सटेंशन का एक और एग्जाम्पल समझो। जैसे समझो ऑपोजिट साइड पे पेड़ है आपके, आप उस पेड़ से आम तोड़ रहे हो और आपके ही राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में आपके पेड़ है, राइट साइड में आपके टोकरी, आप सीधे खड़े हो बिल्कुल, आपने लेफ्ट साइड से हाथ ऊपर लेके जाके आम तोड़ा, राइट साइड में नीचे टोकरी में रख दिया। ठीक है। तो ऊपर जो गए वो फ्लेक्शन मूवमेंट हुई, जो नीचे लाके रखा वो एक्सटेंशन मूवमेंट हुई। बस, सिंपल है बहुत। तो D1 फ्लेक्शन का एग्जाम्पल, सीट बेल्ट आपने ग्रैब करी, D1 एक्सटेंशन सीट बेल्ट लगा ली। अब D2 फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। D2 फ्लेक्शन में आपने ऐसा मूवमेंट करना है जैसे कि आप तलवार निकाल रहे हो, अप एंड आउट। ठीक है। तो D2 फ्लेक्शन को आप ऐसे समझिए कि आपने तलवार निकाली ऑपोजिट साइड से और अप एंड आउट, ऐसे ऊपर की तरफ निकालते हैं ना, तलवार कैसे निकालते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट हैंड से, और लेफ्ट साइड से तलवार निकालते हैं ऑपोजिट साइड से, है ना। तो स्कैपुला हमारा एलिवेशन में रहता है, एडिक्टेड होता है एंड अपवर्ड रोटेशन में रहता है। शोल्डर हमारा फ्लेक्स्ड रहेगा, अबडक्शन में रहेगा, एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा। एल्बो हमारी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में रहेगी डिपेंडिंग ऑन द टास्क अगेन। फोर आर्म जो है वो सुपिनेशन में रहेगा, रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन में रहेगा एंड फिंगर्स जो है वो एक्सटेंशन में रहेंगी। एग्जाम्पल क्या है, होल्डिंग अप अ ट्रे लाइक अ वेटर। जैसे एक हाथ में वेटर अपने ट्रे नहीं पकड़ के आता ऐसे ऊपर को करके, उस टाइप का एग्जाम्पल है इसका। D2 एक्सटेंशन में आ जाते हैं, शीथिंग द स्वॉर्ड डाउन एंड अक्रॉस, मतलब स्वॉर्ड को वापस रखने वाला जैसे मूवमेंट होता है ना। एक तो है तलवार निकाली नीचे से ऊपर, वो हो गया फ्लेक्शन। ठीक है, कि आपने नीचे से तलवार निकाल के ऐसे ऊपर ले आए। अब है शीथिंग द स्वॉर्ड, वापस रख रहे हो आप डाउन एंड अक्रॉस। तो स्कैपुला आपका डिप्रेशन में आएगा, अबडक्शन में आएगा, डाउनवर्ड रोटेशन में आएगा। शोल्डर आपका एक्सटेंशन में आएगा,
एडिडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में आएगा। फोर आर्म आपका प्रोनेशन में रहेगा, रिस्ट फ्लेक्स्ड रहेगी और अल्नर डेविएशन में, फिंगर्स जो है वो फ्लेक्स्ड रहेंगी। एग्जाम्पल क्या है, पुटिंग योर हैंड इन योर ऑपोजिट पॉकेट, जैसे हम एक साइड से दूसरी साइड की पॉकेट में हाथ डाल लें वैसा मूवमेंट आएगा। बेसिकली वही कि तलवार को वापस रख रहे हैं हम उसके कवर में, ऐसे। अब याद कैसे करें, D1 क्लोज टू द बॉडी, D2 अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, D1 फ्लेक्शन जो है वो अपनी बॉडी की तरफ हो रहा है, एक्सटेंशन दूर जा रहा है। कैसे, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट हमने अपने बॉडी के एकदम पास से ग्रैब किया और दूर लेते गए और लगा दिया। D2 में अवे फ्रॉम द बॉडी, फ्लेक्शन मूव्स आउटवर्ड्स, मतलब तलवार को निकाल के ऊपर लेके गए तो दूर हो गया बॉडी से, एक्सटेंशन ब्रिंग्स इट बैक, एक्सटेंशन किया तो तलवार को वापस अपने पास रख लिया। याद कैसे करना है, थिंक कैसे करना है, एग्जाम्पल सीट बेल्ट एंड स्वॉर्ड। ठीक है, कैसे सीट बेल्ट लगाते हैं, वो D1 पैटर्न हुआ, D2 पैटर्न हुआ, तलवार कैसे निकालते हैं और वापस भी रखते हैं। मूवमेंट तो कंप्लीट करना ही है ना, सीट बेल्ट निकाला लगाया, तलवार निकाली वापस रख। अब आ जाते हैं लोअर लिम्ब पे। सेम इसका भी मैंने आपको एक टेबल दे दिया है सो दैट आप इजीली याद कर पाए क्या क्या मूवमेंट्स इसमें हो रही हैं। D1 एंड पोजिशंस क्या है, D2 एंड पोजिशंस क्या है, D1 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या है, D2 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप इसको रिवाइज करने के लिए आपके लिए इजी रहेगा। चलो, D1 फ्लेक्शन इज जस्ट लाइक किकिंग अ फुटबॉल अप एंड अक्रॉस, जैसे हम एक फुटबॉल को किक करते हैं वो पोजीशन है। हिप जो है वो हमारा फ्लेक्शन, अडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन में है, जैसे कि हम पैर को ऊपर उठा रहे हैं और अंदर की तरफ कर रहे हैं। नी जो है वो हमारा फ्लेक्शन में या फिर एक्सटेंशन में है, क्या मूवमेंट हो रही है उसके हिसाब से। एंकल हमारा डॉर्सीफ्लेक्स्ड रहता है एंड इन्वर्टेड रहता है, टोज ऊपर की तरफ, टर्निंग द फुट इनवर्ड्स। ठीक है, एंड टोज जो है वो एक्सटेंशन में रहते हैं ऊपर की तरफ। फुटबॉल को जब किक करोगे तो पॉइंटेड होने चाहिए ना हमारे टोज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्रॉसिंग योर लेग्स वाइल सिटिंग, या फिर आप जब एक फुटबॉल को किक करते हो आगे की तरफ। ठीक है, तो जब आप एक बॉल को आगे की तरफ किक करते हो वो वाला पोजीशन इसमें रहेगा। D1 एक्सटेंशन, पुशिंग द बॉल अवे, डाउन एंड आउट, जब आप एक डोर को ऐसे पुश कर देते हो। एक तो है कि आपने वो पोजीशन बनाई बॉल को किक करने वाली, किक करते हैं और पूरा आगे तक पुश कर देते हैं, तो D1 फ्लेक्शन इज की जस्ट आपने पुशिंग वाली पोजीशन बनाई, एंड D1 एक्सटेंशन इज कि आपने वो पुश ही कर दी बॉल आगे। तो हिप में एक्सटेंशन, अबडक्शन इंटरनल रोटेशन होगा, नी में एक्सटेंशन होगा, सीधा होगा ना पैर तभी तो किक कर पाओगे आगे। फिर एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन एंड इवर्जन होगा, टोज में फ्लेक्शन होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप कभी कभी दरवाजे को अपने पैर से नहीं खोल देते हो, हाथ में बहुत सारा सामान हो, हाथ में चाय हो और आपको दरवाज़ा खोलना हो, तो फिर आप पैर से दरवाज़ा खोलते हो। तो पैर से दरवाज़ा खोलते हो करके देखो कैसा कैसा पोजीशन आता है पैर का, एग्जैक्टली वही आपका D1 एक्सटेंशन है। D2 फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम एक हर्डल के ऊपर स्टेप कर रहे हैं, अप एंड आउट। हिप फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में रहता है, नी हमारा फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में रहता है, एंकल जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन या इवर्जन में रहता है, एंड टोज हमारे एक्सटेंशन में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लिफ्टिंग योर लेग टू स्टेप ओवर एन ऑब्जेक्ट, समझो कि नीचे कुछ गिर गया, आप नहीं उठाना चाहते तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर से जंप करके चले जाओगे, छलांग मार के चले जाओगे, है ना, अपना पैर ऊपर से उठा के आगे रख के चले जाओगे। एग्जैक्टली वही करो, और वो है D2 फ्लेक्शन आपका। बीच में कुछ हर्डल पड़ा है, बीच में कुछ सामान गिरा है,
लेकिन आप इतने आलसी हो कि आपको उठाना नहीं है उसको, आपने उसी के ऊपर से अपना पैर रखा और चल दी। D2 एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। प्लेसिंग द फुट बैक, वापस पैर ये पैर को पीछे रखना, ठीक है। हिप एक्सटेंशन में रहेगा, अब ए डिडक्शन में एंड एक्सटर्नल रोटेशन में रहेगा। नी एक्सटेंडेड रहेगा, एंकल प्लांटर फ्लेक्स एंड इन्वर्टेड, टोज हमारे फ्लेक्शन में रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम एक पैर दूसरे पैर के पीछे रख लेते हैं ना, वैसा। जैसे जैसे हमें वॉशरूम जाना होता है, प्रेशर आया होता है और मैम क्लास में जाने नहीं दे रही होती वॉशरूम, तो हम एक पैर को दूसरे पैर के पीछे रख के हम दिखाते हैं ना मैम की, नहीं हमें तो अर्जेंसी है, हमें जाना है, जाना नहीं है वॉशरूम, जाना तो घूमना ही है, लेकिन ऐसे हम दिखाते हैं ना। तो वैसा ही कि एक पैर को दूसरे पैर के पीछे रखना है, एग्जैक्टली वही पोजीशन है आपकी D2 एक्सटेंशन की। चलो अब इसे याद कैसे रखेंगे हम। D1 फॉरवर्ड एंड अक्रॉस, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल किक आगे की तरफ, एंड बैकवर्ड एंड आउट, जैसे कि पुश अवे, जैसे हमने दरवाजा पैर से खोला, ठीक है। D1 फॉरवर्ड एंड अक्रॉस, आगे की तरफ फुटबॉल जैसे किक करते हैं, एंड बैकवर्ड एंड आउट, जैसे कि हम ऐसे दरवाजे को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। D2 इज अप एंड आउट, जैसे कि हम हर्डल के ऊपर स्टेप करके जा रहे हैं, एंड डाउन एंड अक्रॉस, जैसे कि लेग हमने पीछे क्रॉस कर ली अपनी, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, फुटबॉल एंड हर्डल के नाम से, कि हाँ जैसे फुटबॉल को किक करते हैं और जैसे हर्डल के ऊपर से जंप करके जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा। आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया हो। स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको तुरंत और जल्दी से इसका कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन दे पाऊँ, सो दैट आपको एग्जाम्स में अच्छे से हेल्प हो जाए। कोई भी और टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करो, कमेंट में अपने डाउट शेयर कर दो इन केस आपको लग रहा है किसी फ्रेंड को नीड है, एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।